और अब हो गए 20, क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा, एक सिंपल सा डायग्राम बन गया। अब बढ़ता हुआ प्राइसेस के हिसाब से क्वांटिटी का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड अ मूवमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हुए एक और नए टॉपिक पर लेकर के आ गए हम आपके पास, सप्लाई। क्योंकि इससे पहले क्या पढ़ाया था हमने, आपको पढ़ाया था डिमांड, तो आज पढ़ाएंगे हम आपको क्या, सप्लाई। जिसको डिमांड क्लियर हो गया होगा, बस सप्लाई उसका जस्ट अपोजिट है। तो अगर डिमांड क्लियर नहीं है तो मेरा जो वीडियो इससे पहले प्रीवियस वीडियो जो अपलोड हुआ है वो आप मुझे देख सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर डिमांड क्लियर है तो सप्लाई भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलते हैं। सप्लाई ये आपके बीकॉम के लिए 11th के लिए है ना, और बीबीए के लिए, सीएस के लिए काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। चलते हैं। तो सप्लाई देखो, जैसे हमने डिमांड पढ़ा था, तो डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड मतलब डिज़ायर होती है कि कोई भी एक कंज्यूमर, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, कंज्यूमर की, डिमांड में है ना, एक प्राइस पर चीज़ों को खरीदना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई में हम बात करेंगे किसकी, सप्लाई में बात करते हैं हम प्रोड्यूसर की, यहाँ पर प्रोड्यूसर की। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर ना होकर के कौन बन गया, प्रोड्यूसर बन गया, क्योंकि सप्लाई कौन करता है, सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। ठीक है, अब आप ये सोचो कि प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा किसी भी अपने बने हुए माल की, तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा पैसों में बिके। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ रहे होंगे मार्केट में, तो उधर से सप्लाई भी वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं ना, कि प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेटेड हैं ये एक दूसरे के साथ। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी। प्राइस कम होगा तो वो रोक देगा सप्लाई, वो कहेगा अभी क्यों बेच दूं मैं सारा माल, नेक्स्ट टाइम पे बेच देंगे जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे। डिमांड के साथ अपोजिट होता है। क्लियर, इसीलिए हमने लिखा हुआ मीन्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटीज which a producer or a firm is ready to sell on different possible prices। ठीक है, अब बात आ जाती है कि क्या सप्लाई और स्टॉक। स्टॉक मतलब जो एक बार में हमारे पास जो एक स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक जानते हो ना, जो साल के लास्ट में हमारे पास एक इकट्ठा रखा रहता है, क्या वो दोनों चीज़ें सेम है, नहीं, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या अलग है, सप्लाई डेफिनेशन आपके सामने। स्टॉक क्या होगा, तो स्टॉक रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेल, जो इकट्ठा रखा हुआ एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। 31 मार्च को हमारे पास हमारी फर्म में जो भी सामान बचा हुआ रखा हुआ है, जो हम अभी बेच सकते हैं या फिर हम फ्यूचर में सेल कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। सप्लाई का मतलब एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और स्टॉक फ्लो नहीं है। स्टॉक फ्लो कैसे हो सकता है भाई, ये फ्लो है ना, ये जा रहा है निकल करके तो ये फ्लो हो गया, ये फ्लो नहीं होगा। ये स्टॉक का ही एक पार्ट है। सप्लाई क्या है, सप्लाई हम कहाँ से करेंगे, स्टॉक में से। इसका मतलब जो सप्लाई है वो स्टॉक का एक पार्ट है और ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे आपको। बात करेंगे, जैसे हम डिमांड शेड्यूल पढ़ाया था, ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर क्या सप्लाई शेड्यूल है। सप्लाई शेड्यूल मतलब वो जो टेबल जो रिप्रेजेंट करती है कि रिलेशनशिप क्या है प्राइसेस का और क्वांटिटी का, किस तरीके से रिलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे एक इंडिविजुअल सप्लाई कर होगा जहाँ पर इंडिविजुअल फर्म होगी, मार्केट सप्लाई फर्म होगा जहाँ पर बहुत सारी फर्म होंगी मार्केट में। इंडिविजुअल सप्लाई जैसे कि प्राइसेस ये देखो यहाँ हमने बढ़ाते हुए दिखाएं, 5 है, 10 है, 15 है, बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सप्लाई भी उस हिसाब से प्रोड्यूसर बढ़ा करके करेगा, कोशिश करेगा बढ़ा करके करने की। क्यों करेगा कोशिश बढ़ा करके करने की, ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको। सीधी सी बात, छोटा सा कर्व भी बनाया हुआ है देखो, है ना, बढ़ रहा है ना, अपवार्ड बनता है हमेशा, अपवार्ड बढ़ता हुआ बनता है, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये कर्व है। मार्केट में कई सारे फर्म आप बना सकते हैं, फर्म का जो ये टोटल लगाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मार्केट। ये आ गया। जैसे प्राइसेस, ये तो प्राइसेस तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, फर्म ए फर्म बी, हम एक इसको ऐसे करके बना सकते हैं, तो हम शो कर सकते हैं यहाँ पर। सेम है बिल्कुल, डिमांड के जैसा है सेम। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट में हम बताते हैं आपको मिनिमम सप्लाई ऑफ ए प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। इसे कहते हैं हम रिजर्व प्राइस। ये क्या चीज़ होती है,
तो ये वो प्राइस होता है बिलो विच द प्रोड्यूसर विल नॉट सेल एनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ये वो प्राइस होता है जहाँ पर कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी को सेल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये मिनिमम है। इससे नीचे करेगा तो उसे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। इससे अगर नीचे करता है तो उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिनिमम सप्लाई या फिर रिजर्व प्राइस। सप्लाई फंक्शन क्या होता है? सप्लाई फंक्शन वही फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया, सप्लाई ऑफ कमोडिटी और इसके वेरियस कंपोनेंट डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। क्या दोनों में रिलेशनशिप होता है, उसी को हम सप्लाई फंक्शन कहते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट्स ने वर्ड लिखा हुआ ये कौन कौन से होते हैं, किसका रिलेशनशिप देखना है हमको। एक तो ये ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो प्राइस का सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अभी बताया ना जैसे आपका, है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है सप्लाई इंक्रीज होगी। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, अगर रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली इसके प्राइस हम सप्लाई कैसी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, कम कर देंगे हम, क्योंकि रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज, हमारी के तो डाउन हो रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। ऐसी नंबर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट, अगर ज़्यादा फर्म्स है मार्केट में तो फर्म की भाई यहाँ फर्म ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होगा, सप्लाई भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोनों चीज़ें एक साथ इंक्रीज हो रही है, समझ के, दोनों चीज़ें एक साथ इंक्रीज होंगी। गोल ऑफ द फर्म, अगर प्रॉफिट मोटिव है तो, अगर सेल मोटिव है तो, ठीक है। अगर सेल मोटिव है तो उसको सेल ज़्यादा चाहिए, ठीक है, सिर्फ सेल ज़्यादा दिखानी, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा यहाँ पर मोटिव नहीं है। और प्रॉफिट मोटिव है तो उस हिसाब से सप्लाई होगी कि हमें तो भाई प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तो जब प्राइसेस बढ़ेंगे तभी हम सप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सेल मोटिव है तो फिर वो प्राइस कोई भी हो हमको तो सेल करनी, कम पे भी कर सकते हैं, ज़्यादा पे भी कर सकते हैं, ठीक। टेक्नोलॉजी अगर इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी हमारे आउटपुट को बढ़ाती है, सप्लाई ज़्यादा कराएंगे हम, क्लियर। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, इन्वेस्टमेंट्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ये है, ऑब्वियस बात है कि सप्लाई भी ज़्यादा होगी, सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर बिजनेस एक्सपेक्टेशन इनके नए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है, एक टैक्सेशन और सब्सिडी की पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। अगर टैक्सेशन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कॉस्ट बढ़ जाती है, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, समझ गए। लेकिन अगर सब्सिडी है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर मेरी बात। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल है ये चीज़ें। अभी हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो इन्वेस्टमेंट्स एक बुलिश होते हैं और एक बियरिश, वर्ड्स लिखे हुए कभी मिल जाएंगे। तो बुलिश मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव कर रहा है, माने इतनी अच्छी रेट है मार्केट में कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आराम से मार्केट के अंदर। लेकिन अगर बियरिश है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है, हाई है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बात करते हैं तो अगर आप चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, यानी कि आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं करना चाहेंगे, तो ये बियरिश हो जाएगा। और बुलिश कब होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होता है मार्केट के अंदर। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है वही जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड था, क्या कहता था कि प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिमांड कैसी हो जाती है, कम या ज़्यादा होती है, प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज विद इंक्रीज इट ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ेगी, बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन हर लॉ में जैसे हमने बताया कुछ एजम्पशंस भी होते हैं। यहाँ हमने क्या एज्यूम कर लिया कि प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, गोल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, अच्छा प्राइस रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं होंगे, और बिजनेस एक्सपेक्टेशंस में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर ये कंडीशंस हैं तब हमारा ये जो रूल है, ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल हो जाता है, अदरवाइज नहीं होगा, समझ गए, अदरवाइज नहीं होगा। ये एजम्पशंस यहाँ पर हमको प्रॉपर एज्यूम करने पड़ेंगे। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, जहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैसे होते हैं, ये तो ना नेचुरल होते हैं और इसमें नेचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। भाई कभी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, नहीं बारिश होगी अच्छी फसल नहीं होगी, तो सप्लाई कैसे करते वो, ठीक है ना। इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई रूल एप्लीकेबल नहीं होता। सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स, ऐसी गुड्स जो डिस्टिंक्शन होती है, जैसे हमने बताया था डिस्टिंक्ट क्वालिटी की गुड्स होती हैं जो बहुत कुछ हटके होती हैं और सिर्फ समझ लीजिए सोसाइटी के उस एक क्लास मतलब एक सेक्टर के लिए होती हैं, जो
मतलब समझ लीजिए जो बहुत ही अलग हैं, हम सबसे अलग है, हम लोग तो मीडियम क्लास में हैं, वो बिल्कुल अलग है, तो वो डिस्टिंक्ट क्वालिटी की हो जाती हैं, ठीक है ना, अलग हो जाती हैं एकदम, है ना। कोहिनूर डायमंड जैसे पेरिशेबल कमोडिटी होती है या फिर जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ऐसी हो जाती है, तो फिर उसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं भाई, वो ख़राब हो जाए उससे बेटर लगता है कि पहले फटाफट उसको सेल कर दे। जैसे ऐसे बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, है ना, मिल्क है, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो फिर हमें क्या होता है कि हमें उनको यहाँ प्राइस का वेट नहीं करना, उनको सप्लाई करने के लिए हमको लगता है कि वो ख़राब हो उससे पहले ही हम उनको सेल कर दें, ठीक है। तो ये जो 3 जगह होती हैं, ये 3 जगह पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो सकता। चलते हैं आगे। हमने लॉ ऑफ सप्लाई बनाया तो ये मूवमेंट करता है ना, जैसे डिमांड का कर्व करता था, तो ये मूवमेंट्स अलोंग ए सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। अभी मूवमेंट माने हिलना किसी भी चीज़ का, तो मूवमेंट मतलब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, या तो बढ़ रहा होगा या फिर कि घट रहा होगा, बिकॉज इट्स ओन प्राइसेस, अपने ही प्राइस में। जैसे कि पहले प्राइस अगर 1 रुपीज़ थे और फिर 5 रुपीज़ हो गए, क्वांटिटी तो इसका सप्लाई थी पहले 10 रुपये की, और 10 मतलब 10 का, और अब हो गए 20, क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा, एक सिंपल सा डायग्राम बन गया। अब बढ़ता हुआ प्राइसेस के हिसाब से क्वांटिटी का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड अ मूवमेंट, समझ गए, प्राइसेस के अकॉर्डिंग, या फिर प्राइसेस कम भी हो रहे हैं ऐसा नहीं है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन माने किसी भी चीज़ का सिकुड़ना, एक्सपेंशन माने किसी भी चीज़ का बढ़ना, समझ गए, है ना। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हमारी सप्लाई बढ़ रही है, प्राइसेस अगर कम हो रहे हैं तो सप्लाई भी कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट्स ओन प्राइसेस, ठीक है। लेकिन सप्लाई का शिफ्ट भी हो जाता है, डाउन मतलब राइट वर्ड भी होता है और ये लेफ्ट वर्ड भी होता है। ये कब होगा, प्राइस तो सेम होंगे, लेकिन कॉजेज कुछ भी हो सकते हैं, कॉजेज अभी हमने नीचे लिखे हुए हैं, है ना, कॉजेज कुछ भी हो सकते हैं, तो इसे कहते हैं शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट कैसे होगा कि प्राइसेस तो सेम थे 10 रुपीज़, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई पहले हुई हमारी कितनी 20, उसके बाद फिर कितनी हो गई 30, 20 से लेकर 30, यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अगर ऐसे ही हम इसको एक और बना दें और इसको अब हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करा दें, जैसे ये आ रहा है, इसको ये इधर बना दूँ और एरो इधर पर लगा दूँ, तो ये हो जाता है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, प्राइसेस सेम होंगे लेकिन उल्टा हो जाएगा, माना पहले 30 था और अब कितना रह गया 20 रह गया सप्लाई जो थी। तो रीज़न क्या हो सकते हैं इसके, रीज़न नीचे हमने बहुत सारे रीज़न लिखे हुए, ये हो सकते हैं इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी बढ़ गई, है ना। रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस, अभी हमने इसके दे रहे हैं इंक्रीज के, इसका अपोजिट कर लोगे तो डिक्रीज के हो जाएंगे, ठीक है। ये किसके हैं सारे कॉजेज, ये सारे कॉजेज हैं इसके इंक्रीज के हैं, ठीक है, और इसको हम अपोजिट कर देंगे तो डिक्रीज में आ जाएगा। जैसे इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट, किसी कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट के प्राइस का गिर जाना तो फिर इसका मतलब हमारी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ज़्यादा फर्म हो गई हैं इंडस्ट्री में। इंप्रूवमेंट बिजनेस एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों को, है ना। और शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म, सेल मैक्सिमाइजेशन हो गया, समझ में आ गई। हमारे गोल, फर्म का गोल क्या है, सेल बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े सेल बढ़ाओ, तो सप्लाई ज़्यादा हो रही होगी, ओके, वही प्राइस पर हम सप्लाई ज़्यादा कर देंगे। और या फिर टैक्सेशन कम हो गया होगा, डिक्रीज इन टैक्सेशन, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन कम कर दिया। अभी अगर इसमें लिखना हो तो सेम इसका आप उसका अपोजिट लिखते जाएंगे तो आपका डिक्रीज भी हो जाएगा। ये डायग्राम ये बना देंगे, कॉजेस ये वाले सारे लिख देंगे, ओके, क्लियर हो रहा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इफेक्ट सप्लाई कर। टेक्नोलॉजी सप्लाई कर को इफेक्ट करती है, अलग से क्वेश्चन आ जाता है इसलिए थोड़ा सा अलग से बता दिए। देखो टेक्नोलॉजी हमेशा सप्लाई कर को इफेक्ट करती है, नई टेक्नोलॉजी से आउटपुट हमारा बढ़ता है, तो सप्लाई कर कैसा हो जाता है, राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी बताया ना, आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सप्लाई भी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम हो रही होगी, हम ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम सप्लाई भी ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। चेंजेस इन द इनपुट प्राइस, इनपुट प्राइसेस मतलब क्या होता है, इनपुट मतलब हम समझ सकते हैं इसमें रॉ मटेरियल के प्राइसेस ले लो, चलो रॉ मटेरियल के प्राइस अगर बढ़ गए हैं तो इसका मतलब हमने जो प्रोडक्शन करते हैं वो महंगा बन रहा है। अगर महंगा बन रहा है तो क्या होगा, सप्लाई हमारी कैसी हो जाएगी, हम कम कर देंगे, और अगर वो प्राइसेस उसके कम हो रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई कम होगी, ये उल्टा चलेगा, क्योंकि इनपुट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट महंगा हो सकता है, ठीक। चलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था सेम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये क्या है, ये परसेंटेज चेंज कितना हुआ। देखो हम किस में चेंजेस कर रहे हैं, हम प्राइस के हिसाब से अपनी सप्लाई में चेंजेस हो रहा है। ये किस रेशियो में चेंज हुआ है, ये किस रेशियो में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ है। अगर प्राइस में चेंजेस हुए हैं तो सप्लाई में चेंज जो हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है, उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फॉर्मूला आपके सामने ES, इसको जैसे हमने डिमांड को ED से करते थे, इसमें ES को डेल्टा Q अपन डेल्टा P और P अपन की, ये P जो है वो सर इनिशियल प्राइसेस होते हैं, इनिशियल पुराने वाले इनिशियल प्राइस, इनिशियली क्वांटिटी होती है, इनिशियल ही प्राइसेस होते हैं। ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कौन सी होती है, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई नहीं, ये एक वो सिचुएशन होती है जो इनफाइनाइट चेंज होता आता है क्वांटिटी सप्लाई में ड्यू टू द वेरी स्मॉल चेंजेस इन द प्राइस। प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन सप्लाई में चेंजेस बहुत सारे हो गए। समझ रहे हैं, सप्लाई में चेंजेस बहुत सारे हो गए तो उसे हम कहते हैं ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, बनेगा ये। क्लियर है, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं इसको, परफेक्टली भी नहीं कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है। क्लियर है, आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा और बता दें इसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक यानी कि ES इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जैसे हमने बना दी, ये क्या कहता है कि कांस्टेंट सप्लाई है, सप्लाई तो हमारी बिल्कुल कांस्टेंट चल रही है, कोई चेंजेस नहीं है, प्राइस कुछ भी हो, प्राइस ये हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसको जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कहते हैं, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। देखो कंडीशंस इसमें और थोड़ी सी आ जाती हैं, जैसे कि ES ग्रेटर हो सकता है ना, कम भी हो सकता है, और ES इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को जो फैक्टर्स जैसे हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये तो पहले भी पढ़ा था। नेचर ऑफ इनपुट, हम किस तरीके का नेचर इनपुट यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन को अपने करने में, कमोडिटी को है ना बनाने के लिए किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर अच्छे से यूज़ हमारा मतलब जो इनपुट हम यूज़ करते हैं वो हमको ईजिली अगर अवेलेबल है तो सप्लाई कैसे हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, अदरवाइज इनइलास्टिक हो जाएगी। नेचुरल कांस्टेंट हो सकते हैं, रिस्क है ना, रिस्क टेकिंग, अगर कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स ना रिस्क टेक करना चाहते हैं हायर आउटपुट के लिए तो सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है, और अगर अदरवाइज नहीं करेंगे। नेचर ऑफ द कमोडिटी, पेरिशेबल गुड्स जो होती हैं है ना, उसमें कम इलास्टिसिटी होती है। ठीक है ना, अगर वो ड्यूरेबल गुड्स हैं तो उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी आ जाते हैं हम कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, अगर लेस इलास्टिक है ना। टाइम फैक्टर भी हो सकता है, टेक्निक्स भी हो सकती हैं प्रोडक्शन के लिए, ये सब हमने पहले से इसमें डिफाइन कर दिए हैं है ना। तो आई थिंक आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपने उसमें देख ही रखी हैं, सारी जो डिमांड है वही है। और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कोई कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी आप मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है ना चिल्ड्रन, इसको रिवाइज कर लेना, नोट्स आपको दे ही दिए, PDF भी मिल जाएगी आपको, और कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacy.